प्यारे बच्चों, एलजीआर स्टडी में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि क्लास 10th गणित का जो है अभी हम लोग फर्स्ट चैप्टर पढ़ाई कर रहे हैं और आपको पता होना चाहिए कि आज हम लोग जो है वास्तविक संख्याएं जो आपका चैप्टर है इसका 6th क्लास करने वाले हैं। 5 क्लास ऑलरेडी हो चुका है। आप लोगों को पता होना चाहिए कि कितना ज़्यादा जो है कंसेप्ट मेरे द्वारा आप लोगों को बताया जा रहा है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि अगर आपको जो भी चैप्टर पढ़ना उस चैप्टर का 100% अगर प्यारे बच्चों कंसेप्ट पता रहेगा ना तो उसका एक भी क्वेश्चन आपको रुकेगा नहीं। ठीक है। और मैं आपको बता दूं कि आज जो है ना कंसेप्ट आपका ख़त्म हो जाएगा और अगले क्लास से हम लोग इस चैप्टर का क्वेश्चन बनाना क्या कर देंगे, शुरू कर देंगे। मैं यह मानता हूं कि मैंने जितना ज़्यादा कंसेप्ट आप लोगों को पढ़ाया है, जितना डिटेल में पढ़ाया है, उतना तो शायद कहीं भी आपको मिलने वाला नहीं है, इसकी तो गारंटी है। और ये मैं क्यों कर रहा हूँ, मैं चाहूँगा तो एक दिन में आपको पढ़ा करके निकाल दूंगा, लेकिन मैं नहीं करता हूँ क्योंकि मुझे पता है कि जितना ज़्यादा डिटेल में आप लोगों को पढ़ाया जाएगा, जितना ज़्यादा चीज़ें आपको दिया जाएगा, उतना ही आप सीखेंगे। ठीक है। क्योंकि कोई जो बच्चे होते हैं वो टीचर के ऊपर विश्वास करते हैं कि हम इनसे पढ़ेंगे तो इतना ज़्यादा और अच्छा चीज़ हमें मिल पाएगा। तो उसी विश्वास को बनाए रखने के लिए प्यारे बच्चों हम आप लोगों के लिए इतना मेहनत किए हैं और इतना ज़्यादा कंसेप्ट आपको चैप्टर से रिलेटेड दिए हैं। और आज कंसेप्ट क्लास खत्म हो जाएगी, कल से हम लोग जो है क्वेश्चन बनाएंगे। और क्वेश्चन देखिएगा बहुत आसानी तरीका से आप लोगों को बनता चला जाएगा। इसमें आपको पता होना चाहिए कि आज हम लोग इस चैप्टर से रिलेटेड महत्वपूर्ण जो कंसेप्ट है वो सब डिस्कशन करने वाले हैं। पहला हम लोग आज डिस्कशन करेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या है और इससे जो क्वेश्चंस आएंगे वो कैसे बनेंगे, बहुत अच्छा तरीका से बात करेंगे। दूसरा हम लोग समझेंगे अंक गणित का आधारभूत प्रमेय, और इसके आगे हम लोग जो है किसी भी भिन्न संख्या के बारे में यह बताएंगे कि कौन शांत होगा और कौन अशांत होगा, वो भी समझेंगे। और किसी भी रेखीय कोष्ठ वाली संख्याओं को आप कैसे जो है P बट्टा Q के रूप में लिख पाएंगे, इन सभी चीज़ों को आज हम सीखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, ध्यान देने की कोशिश करिएगा। सबसे पहले प्यारे बच्चों हम बात करेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का। ठीक है। तो ये कोई नई चीज़ नहीं है, आप इस चीज़ों को बहुत पहले से ही क्या करते हैं, जानते हैं। इसको मैं एक एग्जाम्पल के मदद से पहले आपको समझाता हूँ तो आप आराम से इस चीज़ों को समझ जाएंगे। मान लीजिए कि मैंने आपको कहा कि 4 से आप भाग दीजिए 50 को। मैंने आपको क्या कहा कि 4 से आप 50 को क्या करिए, भाग दीजिए। ठीक है। तो 4 से 50 को भाग दीजिएगा तो पहली बार 1 से लगाइएगा, तो 4 का प्यारे बच्चों क्या होगा, 4। 5 में से 4 घटाइएगा तो 1 होगा। आप यहाँ पर जो है अगली बार 0 उतार सकते हैं। फिर 4 दूना क्या कर देंगे प्यारे बच्चों, आप लगा देंगे 8। इसके बाद 10 में से 8 घटाइएगा तो 2 बचेगा। यहाँ पर प्यारे बच्चों याद रखिएगा कि अगर मैं इसे A बोलता हूँ, ठीक है, वैसे तो इसको हम भाज्य बोलते हैं, लेकिन A से इसको अगर सूचित करता हूँ, हल्का कलम चेंज कर देता हूँ ताकि आप लोगों को चीज़ें दिखे पूरा अच्छा तरीका से। ठीक है। अगर मैं प्यारे बच्चों इसे A बोलता हूँ और इसे B बोलता हूँ, ठीक है, तो शुरू में तो आपके पास केवल B और A था, लेकिन आपने B से A को भाग दिया, तो भाग देने के बाद आपको 12 और 5 जो 2 है वो मिला। ये क्या है सर, इसे हम Q बोलेंगे। क्या बोलेंगे, Q। और ये शेषफल को हम रेस्ट बोलते हैं, इसलिए R से आप इसको सूचित कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपने भाग में यह सीखा कि अगर कोई दो संख्या दी गई हो A और B, तो भाग क्रिया करने के बाद Q और R यहाँ पे विद्यमान होता है, जहाँ पर R जो है प्यारे बच्चों वो B से छोटी है। R जो है B से क्या है, छोटी है। बचपन में आप इसे ही पढ़े होंगे भाज्य। क्या पढ़े होंगे, भाज्य। 9th क्लास में, या फिर आप लोग जो है बात करें 8 में भी पढ़ाई किए होंगे। भाज्य इसे कहते हैं प्यारे बच्चों भाजक। क्या कहते हैं इसे, भाजक कहते हैं। और ये जो चीज़ है कहलाता है भागफल। क्या कहलाता है, भागफल कहलाता है। और इसे हम शेष कहते हैं, या शेषफल कह दीजिए। ठीक है, इसे हम कहेंगे शेष। तो अब आप समझिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या है। अब आपको मैं समझाना चाहता हूँ यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। अगर आप यह चीज़ समझ चुके हैं तो ज़रा ध्यान दीजिएगा कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का आखिर क्या कह रही है,
इसके कहने का क्या मतलब है। याद रखिएगा, यूक्लिड एक गणितज्ञ थे। यूक्लिड विद्वान का नाम है, ये आप याद रखेंगे। उन्होंने क्या बोला कि दो धनात्मक पूर्णांक a और b दिए रहने पर, जैसा कि हमने आपको a दिया था यहाँ पर 50 और b दिया था 4, दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं q और r विद्यमान है कि a बराबर बी क्यू प्लस आर, विद्यमान है कि a बराबर बी क्यू प्लस आर, और जहाँ r जो है ना प्यारे बच्चों वो छोटा है b से और बड़ा या बराबर है 0 से। ऐसा उन्होंने कहा था। किन्होंने कहा था? यूक्लिड जो थे उन्होंने कहा था कि अगर आपको कोई ये दो धनात्मक पूर्णांक a और b दे दिया जाए तो आप इसके हेल्प से q और r प्राप्त कर सकते हैं, और ये a b q r जो है ना, इसमें संबंध होगा a बराबर बी क्यू प्लस आर का। a बराबर बी क्यू प्लस आर का संबंध होगा। ये संबंध क्या कह रहा है? ये संबंध यही कह रहा है कि अगर b को q से गुना कीजिएगा और उसमें r जोड़ दीजिएगा तो a के बराबर आपको मिलेगा। किसके बराबर मिलेगा? a के बराबर। जरा हम करके देखते हैं इस बातों को, जो यूक्लिड साहब ने जो कहा था, इस बातों को हम करके देखते हैं कि वो सही में हो पाता है कि नहीं। a बराबर बी क्यू प्लस आर मिल पाता है कि नहीं। तो सर a का वैल्यू आपके इस वाले भाग में 50 था, तो मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर 50 बराबर बी क्यू, तो b का वैल्यू देख लीजिए यहाँ पर 4, b का वैल्यू कितना? 4, गुने q का वैल्यू देख सकते हैं यहाँ पर 12 आपको मिल रहा होगा, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 12 और प्लस r का वैल्यू आप देखेंगे 2, r का वैल्यू कितना है? 2। अब आप जरा इसको सॉल्व कीजिए और देखिए कि दोनों साइड बराबर चीज़ें आती है कि नहीं। तो सर 4 से 12 को गुना कीजिएगा तो 12 चौके 48, इसमें 2 जोड़ दीजिएगा तो 50। वाह, मतलब यूक्लिड बाबा ने बहुत अच्छा बात कहा था कि अगर b को q से गुना करेंगे, r जोड़ेंगे तो वो a के बराबर होगा। a 50, इधर भी 50, दोनों क्या है? बराबर है, जो कि बिल्कुल सही यूक्लिड बाबा ने बताया था। तो आपने समझा कि ये a बराबर बी क्यू प्लस आर क्या है। a बराबर बी क्यू प्लस आर यहीं से आया है और इसमें संबंध होता है a बराबर बी क्यू प्लस आर का। एक बात और इसने बोला कि r जो होगा वो b से हमेशा छोटा होगा। बिल्कुल ठीक है। आप देखेंगे r को तो r तो होती है शेषफल। r क्या होती है? शेषफल। और शेषफल प्यारे बच्चों हमेशा, शेषफल हमेशा ही क्या होगा? तो b से छोटा होगा, यानी कि भाजक से छोटा होगा। अगर यहाँ 2 है तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 4 है, इससे r हमेशा छोटा ही होता है। अगर सर यहाँ पर r के जगह पे 6 होता ना, यानी कि 4 से ज़्यादा होता, यानी कि b से ज़्यादा होता, तो हम एक बार और लगा देते, तो हर हाल में r क्या हो जाता? छोटा हो जाता। तो यूक्लिड बाबा ने बोला कि r जो है ना, यूक्लिड बाबा ने बोला कि r जो है ना वो हमेशा छोटा होगा। किससे? b से। यहाँ भी आप देख सकते हैं b से छोटा है r, b से छोटा r है कि नहीं। और दूसरा बात, इन्होंने एक बात यह भी बोल दिया कि यही r b से तो छोटा होगा, लेकिन यही r बराबर या बड़ा होगा 0 से। तो कई बार आप r का मान 0 देखते हैं कि नहीं, शेषफल 0 आता है कि नहीं। और यहाँ पर 2 आया है, 2 का मतलब 0 से बड़ा आया है, 0 से क्या आया है? बड़ा आया है। ये जो आपको तीर दिख रहा है ये बड़ा का साइन है, और नीचे में जो एक देखिए डबल ये देते हैं तो बराबर होता है, लेकिन इस स्थिति में ये बड़ा का साइन है और एक ये देने से ये बराबर का साइन है। क्या है? बराबर का साइन है। तो आप इसको सीधा सीधा पढ़िएगा कि r छोटा है b से और बड़ा या बराबर है 0 से। ऐसा हम नहीं, ऐसा यूक्लिड बाबा ने बोला था। और दूसरी बात याद रखिएगा, यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आते हैं आपके एग्जाम में, यहाँ से आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आते हैं। ये चीज़ मैंने आपको समझाने के लिए बताया है। अब अगर देखा जाए तो ये कोई नया चीज़ नहीं है, ये तो बहुत पहले से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। हम लोग पढ़ते आ रहे हैं भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष। अब आप उसी में भाज्य को और भाजक भागफल शेष को शॉर्टकट में लिख दीजिएगा तो आपका काम हो जाएगा। आप ध्यान से देखेंगे तो भाज्य को हमने a बोला है, यहाँ देख सकते हैं भाज्य को क्या बोला है? a। तो भाज्य के जगह पर हमने क्या लिख दिया? a लिख दिया।
फिर भागफल भाजक को हमने b बोला है, तो भाजक के जगह पर हमने क्या लिख दिया b, और भागफल को हमने q बोला है, तो भागफल के जगह पर क्या लिख देंगे हम लोग q, और शेषफल को तो ऐसे ही r से सूचित करते हैं। तो ये जो फार्मूला है a बराबर बी क्यू प्लस आर कोई नया फार्मूला यह नहीं है, यह तो पुराना ही फार्मूला है, जिसको हम 8 या 7 क्लास में भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष बोलते थे। उसी को यूक्लिड बाबा ने बोल दिया a बराबर बी क्यू प्लस आर, a बराबर बी क्यू प्लस आर, उसको यूक्लिड बाबा ने क्या कर दिया बोल दिया, और ये PROVED भी हो रहा है, यानी कि प्रूव्ड भी चीज़ें हो रही है। ए बराबर बी क्यू प्लस आर एग्जाम्पल के हेल्प से प्रूव्ड भी हो रहा है। तो अब आपको अगर कोई पूछेगा कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या है, तो बोलिएगा कि दो धनात्मक पूर्णांक a और b दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं q और r विद्यमान है कि a बराबर बी क्यू प्लस आर, और जहां r जो है ना b से छोटी होती है और 0 से बड़ा या बराबर होती है। ठीक है, ये तो दो मैंने आपको समझाने के लिए क्या कर दिया है, लिख दिया है। अब हम आगे बढ़ते हैं और इससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण बात हम जानते हैं। इसका नाम है प्रमेयिका, ठीक है ना, प्रेमिका नहीं, प्रमेयिका। ठीक है, तो ये यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है। हम इसी से रिलेटेड 2-3 शब्दों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे कि हम जानेंगे कि प्रमेयिका क्या होती है, इसके बाद हम जानेंगे एल्गोरिथम क्या है, इसके बाद जानेंगे कि प्रमेय क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा सामना हुआ है प्रमेयिका से, तो जानिए कि प्रमेयिका क्या होती है। तो देखिए, प्रमेयिका एक सिद्ध कथन होता है, जैसा कि आपने देखा भी कि प्रूव्ड कर दिया इसने सिचुएशन को। तो प्रमेयिका पहले से ही क्या होती है, सिद्ध कथन होती है। और यहाँ पर आप देखेंगे तो एक प्रमेयिका आपने पढ़ा भी है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। इसका कथन क्या है, दो धनात्मक पूर्णांक a और b दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं q और r विद्यमान होती हैं कि a बराबर बी क्यू प्लस आर, और जहां r b से छोटी होगी और 0 से बड़ा या बराबर होगी। तो ये क्या है, एक सिद्ध कथन होती है। तो अगर आपसे अब कोई पूछे कि बताइए प्रमेयिका किसे कहते हैं, तो आप बोलिएगा कि प्रमेय का एक सिद्ध कथन होता है। सिद्ध कथन मतलब उसको पहले से ही किसी ने प्रूव्ड कर रखा है, उसको प्रूव्ड करने की जरूरत नहीं है। तो प्रमेय का एक सिद्ध कथन होता है जिसकी सहायता से दूसरे कथन को सिद्ध किया जाता है। मतलब समझ लीजिए, यह इतना वेरीफाई कथन होता है कि इसके हेल्प से आप किसी दूसरे कथन को क्या कर सकते हैं, सिद्ध कर सकते हैं। दूसरा है एल्गोरिथम। एल्गोरिथम को इंग्लिश में भी हम एल्गोरिथम ही बोलते हैं, प्रमेयिका को लेमा बोलते हैं। प्रमेयिका को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लेमा। तो अब जाने कि एल्गोरिथम क्या है। तो देखिए, एल्गोरिथम जो है ना, एक विशेष प्रकार की समस्या का हल प्राप्त करने के लिए, है ना, करने की चरणबद्ध प्रक्रिया को एल्गोरिथम कहते हैं, या इसी को कलन विधि कहते हैं। अगर आप किसी विशेष प्रकार की समस्या का हल प्राप्त करने के लिए किसी विधि का स्टेप बाय स्टेप प्रयोग करते हैं, तो उसे हम एल्गोरिथम कहते हैं। सीधा याद रखिए, अभी हम लोगों ने पढ़ा है a बराबर बी क्यू प्लस आर, ये प्रमेयिका है। ये क्या है, प्रमेयिका। और जब इसी कथन का हम प्रयोग करेंगे किसी भी समस्या को हल करने के लिए, यानी किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, वो भी स्टेप बाय स्टेप, तो यही चीज यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहलाएगा। कुछ समझ में आ रहा है। अभी हम इसको यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका कहते हैं, अगर कहीं पे ऐसा लिखा हुआ है तो। लेकिन अगर इसी का प्रयोग हम करेंगे किसी क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करने के लिए, तो इसी को हम प्रमेयिका कहेंगे। ठीक है, तो एल्गोरिथम कहेंगे। इसे प्रमेयिका भी कहते हैं, लेकिन बाद में जब इसका प्रयोग करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, तो इसी को हम क्या बोलेंगे, एल्गोरिथम बोलेंगे। तो प्रमेयिका और एल्गोरिथम में कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। प्रमेयिका सीधा समझ लीजिए कि एक सिद्ध कथन है, और जब इसी कथन का प्रयोग हम स्टेप बाय स्टेप करते हैं किसी भी समस्या को हल करने के लिए, तो वहाँ पर इसे हम एल्गोरिथम कहते हैं। ठीक है, या इसे कलन विधि भी आप कह सकते हैं। हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका यानी कि a बराबर बी क्यू प्लस आर का प्रयोग करके इस चैप्टर में HCF निकालेंगे, तो वहाँ पर इसे हम
प्रमेयिका नहीं बोलेंगे, एल्गोरिदम बोलेंगे, क्योंकि इसके हेल्प से हम किसी समस्या को सॉल्व कर रहे होंगे वहाँ पर स्टेप बाय स्टेप। तो इसीलिए जब किसी भी प्रमेयिका को स्टेप बाय स्टेप प्रयोग करके किसी समस्या को हल किया जाता है, किसी क्वेश्चन को हल किया जाता है, तो उस टाइम पर उसे एल्गोरिदम कहा जाता है, न कि प्रमेयिका कहा जाता है। और तीसरा है प्रमेय, जिसको इंग्लिश में थ्योरम कहते हैं। ये तीन चीज़ बच्चों को बहुत ही ज़्यादा मतलब सताते रहता है पूरे जिंदगी भर। तो आज इस तीनों चीज़ों को आप दिमाग में ही घुसा लीजिए कि भाई साहब प्रमेय क्या है। तो प्रमेय एक ऐसा कथन होता है जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध किया जा सके, ठीक है। तो ऐसा कथन जिसे प्रमाण द्वारा जो है ना सिद्ध किया जा सके, उसे प्रमेय या साध्य कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? प्रमेय या साध्य कहते हैं। तो यहाँ पर एक अंतर समझिए तीनों में। प्रमेय का क्या है? पहले से सिद्ध कथन है, इसको सिद्ध करने की जरूरत नहीं है। एल्गोरिदम क्या है? ये एक विशेष प्रकार के समस्या को हल करने के लिए जब हम चरणबद्ध तरीका से किसी भी प्रमेय का को प्रयोग करते हैं तो वो एल्गोरिदम कहलाता है। और प्रमेय क्या है? प्रमेय एक कथन होता है जो सिद्ध है या नहीं उससे मतलब नहीं है। तो प्रमेय एक कथन है जिसको सिद्ध किया जा सकता है, सिद्ध किया जा सकता है, उसे साध्य जो है जनरली हम कहते हैं। तो जिसको आप सिद्ध कर सकते हैं उसे प्रमेय बोलेंगे। जो पहले से ही सिद्ध हैं उसे प्रमेयिका बोलेंगे। और प्रमेयिका का प्रयोग जब आप किसी क्वेश्चन को हल करने के लिए करेंगे तो उसे एल्गोरिथम बोलेंगे। नोट में हमने लिख दिया है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम जो है ना वो HCF ज्ञात करने की एक तकनीकी है या तकनीक है। एग्जाम में क्योंकि इस क्वेश्चन को पूछा गया था कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम क्या ज्ञात करने की तकनीक है, तो याद रखिएगा HCF ज्ञात करने की तकनीक है। A बराबर BQ प्लस R के हेल्प से आप HCF बहुत ही अच्छा तरीका से निकाल सकते हैं, जो हम आपको आगे बताएंगे कि किस तरह इस एल्गोरिदम का प्रयोग करके आप HCF ज्ञात कर सकते हैं। ओके, तो चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे। और अगला हमारा कंसेप्ट है अंक गणित की आधारभूत प्रमेय। बहुत ही सिंपल चीज़ है यह। अगर आप ध्यान से सीखेंगे तो आराम से यह समझ में भी आपको आ जाएगा, ठीक है। तो समझने की ज़रा आप लोग कोशिश करिए कि अंक गणित का आधारभूत प्रमेय क्या है। अंक गणित का आधारभूत प्रमेय समझने से पहले आप लोगों को भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या के बारे में जानकारी होना चाहिए, जो हम पहले ही दे चुके हैं। और हम आशा करते हैं कि आप लोग भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या जानते होंगे। तो अगर आप भाज्य संख्या जानते हैं कि क्या होती है और अभाज्य संख्या जानते हैं कि क्या होती है, तो अंक गणित का आधारभूत प्रमेय आप आसानी से समझ जाएंगे। अगर नहीं जानते हैं तो 1 मिनट में हम आपको जानकारी दे भी देते हैं। भाज्य संख्या उसे कहते हैं जिसका कम से कम 3 या 3 से अधिक गुणनखंड हो। और अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जिसका केवल 2 ही गुणनखंड हो, एक और वो स्वयं खुद। अब मैं अंक गणित का आधारभूत प्रमेय आपको समझाता हूं पहले अपने स्तर से। अगर आपसे कोई पूछेगा कि बताइए 30 क्या है, तो बोलेंगे 30 है भाज्य संख्या। तो अंक गणित का आधारभूत प्रमेय कहती है कि सभी भाज्य संख्या को हम अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। यानी कि 30 का अगर अभाज्य गुणनखंड निकाला जाए, ठीक है, तो कितना मिलेगा? 2 गुने 3 और गुने 5, 2 गुने 3 गुने 5 मिलेगा। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि क्या हुआ। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि हुआ ये कि 30 जो भाज्य संख्या थी इसको अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में तोड़कर लिखा जा चुका है। अब बताइए 2 क्या है, तो अभाज्य है। 3 क्या है, अभाज्य है। 5 क्या है, अभाज्य है। और 2 तिया 6 और 6 पंचे 30, यानी कि इधर भी 30 और इधर भी 30। लेकिन अंतर यह है कि इधर जो है ना वो भाज्य संख्या है और इधर ये सभी के सभी क्या है, अभाज्य संख्या है। यहाँ से याद रखिएगा एक ही बात कि अंक गणित का आधारभूत प्रमेय जो है वो यह बताती है
कि दुनिया के सभी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। यानी कि कोई भी अगर भाज्य संख्या होगी, कोई भी अगर भाज्य संख्या होगी तो उसे अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में आप तोड़ सकते हैं। जैसे हम अगर एक बार और इसको देखने की कोशिश करें तो अंकगणित का आधारभूत प्रमेय क्या कहती है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है तथा यह गुणनखंड जो है ना यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले कर्म के बिना अद्वितीय है। मतलब ऐसा गुणनखंड फिर दूसरा नहीं हो सकता है। जरा इसको एग्जाम्पल के हेल्प से समझते हैं। जैसे कि मान लीजिए 10 क्या है, भाज्य संख्या। अब हम इसको लिख देंगे 2 गुने 5, तो ये 2 और 5 दोनों अभाज्य संख्या है। इससे यह पता चलता है कि भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में तोड़ करके लिखा जा सकता है। दूसरा एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ कि भाई साहब 48 क्या है, तो 48 है भाज्य संख्या। और यहाँ पर देखेंगे 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16 और 16 तिया 48। इस 48 को 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 के रूप में लिखा जा चुका है। और आप ध्यान से देंगे तो यहाँ से यहाँ तक सभी के सभी अभाज्य संख्या है, क्योंकि 2 अभाज्य हैं सभी और 3 भी अभाज्य हैं। तो इस एग्जाम्पल में भी देखा जा सकता है कि भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। तो दुनिया की जितनी भी भाज्य संख्या होगी उसे आप अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। यह मैं नहीं, यह अंकगणित की आधारभूत प्रमेय कहती हैं। कौन कहती हैं? अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। एक एग्जाम्पल और देख लीजिए, 50 वाला। 50 है भाज्य, इसको आप 2 गुने 5 गुने 5 लिख सकते हैं। 2 पंचे 10, 10 पंचे 50। तो यहाँ पर आप फिर से देख लीजिए कि क्या चीज़ हो रही है। ये तो है भाज्य, लेकिन ये अभाज्य, ये भी अभाज्य और ये तो ऑलरेडी अभाज्य। अगर तो ये दोनों तो सेम ही है। तो यहाँ पर आपने क्या सीखा कि भाई अंकगणित का आधारभूत प्रमेय क्या होती है। अंकगणित का आधारभूत प्रमेय वह कहने की कोशिश करती है कि सभी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। अब हम बढ़ेंगे प्यारे बच्चों आगे, और आगे हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर क्या करने वाले हैं, विचार करने वाले हैं। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ सिखाना चाहता हूँ, जरा सीखिए। मैंने प्यारे बच्चों आपको बोला कि आप 13 को, ठीक है, भाग दीजिए 2 से। मैंने आपको बोला 13 को 2 से भाग दीजिए। 13/2 को दशमलव के रूप में मैंने आपको बदलने के लिए बोला। तो 13/2 को दशमलव के रूप में बदलेंगे तो भाग देना होगा। किसी भी बट्टे वाली संख्या को दशमलव के रूप में बदलना हो तो आप नीचे वाले संख्या से ऊपर वाले संख्या को भाग दीजिएगा। अब भागफल जो होगा वही दशमलव रूप होगा। अब 2 से भाग देंगे तो 2 छक्के प्यारे बच्चों हो जाएगा 12। 13 में से 12 घटाइएगा तो 1। यहाँ पर दशमलव दे करके आप एक 0 ले सकते हैं और 2 पंचे 10 लगा सकते हैं। 2 पंचे 10 और यहाँ पर घट के हो जाएगी 0। तो इसका जो दशमलव प्रसार है वो 6.5 हो गई। तो किसी भी भिन्न संख्या को, यानी कि p/q के रूप की संख्या को, यानी कि बट्टे वाली संख्या को दशमलव में कैसे चेंज करना देख लिया आपने। एक एग्जाम्पल मैं आपको और देना चाहता हूँ। मैं एग्जाम्पल आपको देता हूँ, सो आप समझने की क्या करेंगे, कोशिश करेंगे। मैंने बोला कि आप 1/3 को, या फिर आप ये मान लीजिए कि 10/3 को, किसको, 10/3 को दशमलव के रूप में बदलिए। मैंने आपको क्या बोला कि 10/3 को दशमलव के रूप में बदलिए। तो आप नीचे वाले से ऊपर वाले को क्या करेंगे प्यारे बच्चों, भाग दीजिएगा। तो भाग देने के लिए जाइएगा तो सबसे पहले 3 तिया 9 लगाइएगा। 3 तिया 9 लगाइएगा। 10 में से 9 आ जाएगी तो 1 होगा। फिर यहाँ पर दशमलव लेकर के आप 1 0 यहाँ पर क्या कर सकते हैं, बैठा सकते हैं। तो फिर 3 तिया क्या करेंगे, 9 लगाएंगे। फिर 10 में से अगर आप 9 घटाते हैं तो फिर 1 होगी।
अरे भाई साहब यहाँ पर भी एक आया था, यहाँ पर भी एक आ गया। अगर दशमलव ले चुके हैं तो एक जीरो और डाल सकते हैं। तो फिर 3 से 3 तिया फिर आप क्या करेंगे, 9 लगाएंगे, फिर घटाइएगा तो वही एक आ गई। यानी कि ये बार बार एक शेष बच रही है और बार बार हम लगाते जाएंगे तो ये 3 3 3 अनंत बार आती जाएगी। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये पूरा पूरा कटने के लिए तैयार ही नहीं है। जैसे कि ये पूरा पूरा कट के जीरो हो गई, लेकिन ये पूरा पूरा कटने के लिए तैयार ही नहीं है। तो ये मैं आपको जानबूझकर सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसका मतलब प्यारे बच्चों यह है कि कुछ बट्टे वाली संख्या तो ऐसी है जिसके ऊपर वाले को नीचे वाले से भाग दीजिएगा तो पूरा पूरी कट जाएगी दशमलव के बाद भी। लेकिन कुछ बट्टे वाली संख्या ऐसी है जिसके ऊपर वाले को नीचे वाले से भाग दीजिएगा तो वो कटने का नाम ही नहीं लेगी, बार बार एक ही प्रकार का शेष बचती जाएगी और आपको इस तरह का अशांत दशमलव वाला जो है ना आपको भागफल मिलेगा। कैसा वाला भागफल मिलेगा, अशांत दशमलव वाला आपको प्यारे बच्चों क्या मिलने वाला है, भागफल। तो अगर इसका दशमलव रूप देखा जाए तो 3.33333 कितनी बार 3, अनंत बार 3। तो प्यारे बच्चों याद रखिएगा, इस प्रकार के दशमलव को कहते हैं शांत दशमलव प्रसार। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, इसको कहते हैं हम लोग शांत दशमलव प्रसार। शांत दशमलव प्रसार कहते हैं। क्या कहते हैं, शांत दशमलव प्रसार। और ये जो कटने की नाम ही नहीं ले रही है इसे कहते हैं अशांत अनवसानी आवर्ती। ठीक है ना, अशांत दशमलव प्रसार भी आप शॉर्टकट में कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, अशांत दशमलव प्रसार। तो आपने देखा कि शांत दशमलव प्रसार क्या है और अशांत दशमलव प्रसार क्या होती है। अब आपको आगे इस तरह का ही ढेर सारा क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी पूछा जाता है कि मैं आपको एक क्वेश्चन बताता हूं कि आखिर कैसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। यहाँ पर आपको 13/2 दिया गया था, इसका आपने दशमलव प्रसार निकाला तो शांत आया। 10/3 दिया गया था, इसका आपने दशमलव प्रसार निकाला तो अशांत आया। कैसा आया, अशांत आया। अब आपको मैं बताता हूं कि आखिर क्वेश्चन कैसे पूछेगा। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि 3/17 का दशमलव प्रसार शांत होगा कि अशांत आवर्ती होगा। शांत होगा कि अशांत आवर्ती होगा। यानी शांत मतलब पूरा पूरा कट जाएगा, इसका भागफल पूरा पूरा हो जाएगा, या फिर भागफल नहीं होगा। तो कैसे बताएंगे आप, अगर आपसे कोई पूछ ले कि बताओ 3/17 का दशमलव प्रसार जो है ना वो अशांत आवर्ती है या शांत है, तो आप बोलेंगे कि सर अभी तो आप बताए हैं कि दशमलव प्रसार बताना हो तो आप ऊपर वाले को नीचे वाले से क्या कर लेना, भाग दे देना, और जो भागफल आएगा उसको ध्यान से देखना। अगर वो पूरा पूरा कट गया होगा तो शांत दशमलव प्रसार, और अगर डॉट डॉट में हो यानी कि एक ही चीज़ रिपीट हो रही हो तो अशांत आवर्ती होगा। तो प्यार बच्चों भाग दे करके यह बताने में होगी बहुत ही दिक्कत कि भाई कौन सी भिन्न शांत है और किसका दशमलव प्रसार अशांत है। तो मैं आपको ऐसा ट्रिक बताने वाला हूँ जिसके हेल्प से आप बिना भाग दिए ही किसी को यह बता दीजिएगा कि किसी भी पी बट्टे क्यू के रूप की संख्या का दशमलव प्रसार शांत है कि अशांत है। अगर अभी आपको पूछा जाए कि बताओ 8/23 का दशमलव प्रसार शांत होगा कि अशांत होगा, तो आप भाग दे करके पता करेंगे कि पूरा पूरा कट रहा है कि नहीं। पूरा पूरा कट जाएगा तो आप बोलिएगा कि शांत दशमलव प्रसार था। ठीक है, दशमलव प्रसार शांत था। और अगर पूरा पूरा नहीं कटेगा, एकदम कंटिन्यू चलता जा रहेगा, तो बोल दीजिएगा कि अशांत आवर्ती था। लेकिन मैं आपको भाग देने के चक्कर से बचाना चाहता हूँ, बिना भाग दिए। जरा सोचिए आप कि ऐसा तरीका आपको पता चल जाए जिसके हेल्प से आप बिना भाग दिए ही बता देंगे कि इसका दशमलव प्रसार शांत है कि अशांत, तो कितना अच्छा बात होगा। आइए मैं आपको वही ट्रिक बताने जा रहा हूँ। याद रखिएगा कि है ना, किसी होना चाहिए
किस संख्या का दशमलव प्रसार की नहीं होगा, किसी होगा, ठीक है ना। यहाँ पर लिखेंगे किसी, मैं टाइपिंग करने वालों का क्या ही कहा जाए भाई साहब, ये की ई नहीं है, ये है किसी। किसी परिमेय संख्या P बट्टा Q का दशमलव प्रसार शांत होगा। किसी परिमेय संख्या P बट्टा Q का दशमलव प्रसार शांत होगा कब? यदि Q का अभाज्य गुणनखंड 2 का पावर n गुने 5 के पावर m के रूप का हो। क्या मतलब है सर इस चीज़ का? जरा हमें मतलब समझाइए। तो मैं आपको मतलब समझा देता हूँ। इसने बोला कि किसी भी परिमेय संख्या P बट्टा Q का दशमलव प्रसार जो है ना शांत होगा। कब शांत होगा? यदि Q का अभाज्य गुणनखंड जो है 2 के पावर n गुने 5 के पावर m के रूप का हो। इसका क्या मतलब? इसका मतलब है कि मान लीजिए कोई भी P बट्टा Q के रूप की संख्या है, और अगर आप यह पता करना चाहते हैं कि इसका दशमलव प्रसार शांत है कि अशांत है, तो आप झट से क्या कर लीजिए, Q का अभाज्य गुणनखंड प्राप्त करिए। किसका अभाज्य गुणनखंड? Q का। और Q का अभाज्य गुणनखंड जो भी आएगा उसको ध्यान से देखिए। उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 दिखाई दे रहा है। कितनी बार भी हो उससे मतलब नहीं है, पावर से हमें कोई मतलब नहीं है। अगर केवल 2 और 5 दिखाई देगा तो उसका दशमलव प्रसार शांत होगा। उसका दशमलव प्रसार प्यारे बच्चों क्या होगा? शांत होगा। मैं इस चीज़ों को एक एग्जाम्पल के हेल्प से समझाना चाहता हूँ आपको। मान लीजिए कि अगर किसी ने आपको बोला कि बताओ 3/50 का दशमलव प्रसार शांत होगा कि अशांत, तो इसके लिए आप क्या करेंगे? ऊपर वाला P होता है, नीचे वाला Q होता है। शांत होगा कि अशांत ये तो Q पर निर्भर करता है। तो आप Q का फटाक से क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। Q यहाँ पर 50 है इस वाले क्वेश्चन में। 50 का देंगे 2 से तो प्यारे बच्चों 25 होगा। फिर आप 25 से देंगे, 25 को 5 से लगाएंगे तो 5 से 25 होगा। यानी कि हम अगर 50 का अभाज्य गुणनखंड निकालने की कोशिश करते हैं तो 2 गुने 5 गुने 5 आ रही है। इसको आप 2 का पावर 2, क्योंकि 2 आई है 2 बार, और 5 का पावर 1 लिख सकते हैं। क्या यह इसके रूप का है कि नहीं? इसका मुंह कान इससे मिल रहा है कि नहीं? बोलेंगे यस सर मिल तो रहा है। पावर इसका 2 है, इसका 1 है। पावर कुछ भी हो उससे कोई मतलब नहीं है। 2 और 5 यहाँ भी और 2 और 5 यहाँ भी। तो याद रखिएगा इसका सीधा मतलब हुआ कि 3/50 का दशमलव प्रसार शांत होगा। कैसा होगा? शांत होगा। अगर आप 3 से 50 को भाग दीजिएगा तो इसका दशमलव प्रसार जो होगा वो शांत होगा, यानी कि ये पूरा पूरा कट जाएगा। पूरा पूरा क्या हो जाएगा? कट जाएगा। लेकिन एक बात मैं आपको और बताना चाहता हूँ, जरा आप इसको क्या करेंगे? समझने की कोशिश करिएगा। आपके मन में यहाँ पर चला कि नीचे वाले का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, और अगर उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 गुने 5 आ गया तो शांत होगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि Q का अभाज्य गुणनखंड 2 अभाज्य गुणनखंड में 2 आए और 5 आए तो भी तो शांत होगा। तो क्या होगा? शांत। तब तो आप जानते हैं कि इस स्थिति में ये शांत होगा ही होगा। लेकिन अगर Q का अभाज्य गुणनखंड किया आपने और केवल 2 आया, है ना, जैसे कि मैं एक एग्जांपल के हेल्प से आपको बताने की कोशिश करूं। अगर आपको कोई बोल दे कि आप 5/8 के बारे में बताइए कि इसका दशमलव प्रसार शांत है कि अशांत है, तो आप पहले 8 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो 8 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, 2 से देंगे तो 4 होगा, फिर 2 से लगाएंगे तो 2 होगा। तो 8 को आप लिख सकते हैं 2 गुने 2 गुने 2, यानी कि 2 का पावर 3 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर अब बताइए कि 5/8 का दशमलव प्रसार शांत होगा कि अशांत? तो आप बोलिएगा सर शांत होगा। याद रखिएगा, अगर Q के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 दोनों दिखाई दे रहे हैं तो शांत। केवल 2 दिखाई देगा
तो भी प्यारे बच्चों क्या होगा, शांत। यानी कि इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा, क्योंकि इसके अभाज्य गुणनखंड में केवल 2 है। अगर कोई ऐसा संख्या है जिसके अभाज्य गुणनखंड में केवल 5 हो, केवल क्या हो, 5 हो, उसका पावर कितना भी हो जाए उससे कोई मतलब नहीं है, पावर 3 हो या 5 हो या 10 हो, उससे कोई मतलब जो है नहीं है। केवल 5 अगर इसका दशमलव क्यू का अभाज्य गुणनखंड हो, जैसे कि आपको बोल देगा कोई कि 3/25 के बारे में बताओ कि इसका दशमलव प्रसार शांत है कि अशांत, तो आप 25 का आप क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो 25 को लिखेंगे 5 गुने 5 और इसको 5 का पावर 2 लिख सकते हैं। तो 25 के अभाज्य गुणनखंड में केवल 5 आया कि नहीं आया, तो केवल 5 आएगा प्यारे बच्चों तो भी होगा शांत। केवल 5 आएगा तो भी क्या होगा, शांत ही होगा। केवल 5 आने पर भी क्या होगा, शांत। तब आप बोलेंगे सर अशांत कब होगा, तो याद रखिएगा जिस किसी संख्या के अभाज्य गुणनखंड में, किसी संख्या के अभाज्य गुणनखंड में, जो नीचे वाले का अभाज्य गुणनखंड आप निकालिएगा, किसी भी p/q के रूप की संख्या के q के अभाज्य गुणनखंड में, किसके अभाज्य गुणनखंड में, q के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 के अलावा कुछ भी दिख जाए तो अशांत होगा। जैसे कि अगर q का अभाज्य गुणनखंड 3 आ गया या 3 का पावर 2 आ गया, 3 का पावर कुछ भी आ जाए तो अशांत होगा। तो क्या होगा, अशांत आवर्ती होगा। अगर q का अभाज्य गुणनखंड ऐसा आ गया 2 गुने 5 गुने 7, तो भी प्यारे बच्चों क्या होगा, ये अशांत ही होगा। तो भी क्या होगा, अशांत ही होगा। बोलिए कैसे, इसमें 2 और 5 तो दिख रहा है, देखिए 2 और 5 दिख रहा है, अच्छी बातें हैं, लेकिन इसके साथ कोई भी नहीं दिखना चाहिए। 2 और 5 के अलावा अगर कुछ भी आया तो अशांत होगा, ठीक है। केवल 2 गुने 5 आए तो भी शांत, केवल 2 आ जाए तो भी शांत, केवल 5 आ जाए तो भी शांत, और 2 और 5 को छोड़ करके कुछ भी आएगा, कुछ भी इस तीसरा आएगा क्यू के अभाज्य गुणनखंड में तो अशांत आवर्ती होगा। तो क्या होगा प्यारे बच्चों, अशांत आवर्ती होगा। हमने इसके बारे में भी लिख ही दिया है कि किसी परिमेय संख्या p/q का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा यदि q का अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर n गुने 5 के पावर m के रूप का नहीं हो। अगर q का अभाज्य गुणनखंड प्यारे बच्चों इसके रूप का नहीं होगा, यानी कि q के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 को छोड़कर कोई भी संख्या अगर आपको दिखाई देगा तो उसका दशमलव प्रसार जो है ना अशांत आवर्ती होगा, यानी कि रिपीटेड वाला होगा, जैसा कि हमने आपको इधर एग्जाम्पल में दिखाया है शुरू में ही, ठीक है। तो इस 2 तथ्य को आप लोग याद रखिएगा, इसी के हेल्प से आपके सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। आइए मैं आपको बहुत सारा क्वेश्चन बना करके दिखाता भी हूँ। क्वेश्चन मैंने लिया कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत हैं या अशांत आवर्ती हैं, ये आपको चेक कर करके बताना है। चेक कर करके प्यारे बच्चों क्या करना है, बताना है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इस वाले क्वेश्चन का। इस वाले क्वेश्चन को अगर ध्यान से देखेंगे, इसका बताने की कोशिश करेंगे, कोई भी पट्टा वाला संख्या दे दे उसका आपको दशमलव प्रसार पूछा जाए कि शांत होगा कि अशांत आवर्ती होगा, तो आप करिएगा क्या, भाग देने के लिए नहीं जाइएगा, नीचे वाला जो है ना उसका अभाज्य गुणनखंड निकालिएगा। तो अगर आप प्यारे बच्चों 16 का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं तो 2 से दीजिएगा तो 8 होगा, फिर 2 से दीजिएगा तो 4, और फिर 2 से दीजिएगा तो 2 होगा, यानी कि 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, 2 हो गई 4 बार। 16 को आप 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 लिख सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में अगर हम यह बताने की कोशिश करें कि ये शांत है कि अशांत है, तो यह निर्भर करेगी क्यू पर। यहाँ पर क्यू जो है ना इस क्वेश्चन में प्यारे बच्चों वो है 16, और 16 को अगर आप लिखने की कोशिश करें तो 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, तो 2 आ गई 4 बार, यानी कि 2 का पावर 4। तो हम बोले थे कि केवल 2 आएगी तो भी होगी शांत। तो इसका दशमलव प्रसार यानी कि 3/16 का दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत होगा। क्यों, क्योंकि इसके Q के अभाज्य गुणनखंड में केवल 2 ही आए हैं। मैं इसी तरह से
10 चेक करके दिखाऊंगा ताकि आपका दिमाग ही वाश हो जाए। मेरे पढ़ाने का एक ही लक्ष्य है कि बच्चों का पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए, पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए। इसका मतलब यह कि मैं इतना तोड़ के बता दूंगा, इतना हम डिस्कशन करके बता दूंगा कि इसके बाद आपको इस कंसेप्ट को समझने के लिए दोबारा आपको किसी टीचर से मदद लेना ही ना पड़े, कोई वीडियो देखना ही ना पड़े। अगर सच्चे मन से आप देखेंगे तो वाकई आपको बगल से कुछ देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब आपको 7/125 के बारे में पूछा गया है कि बताइए कि इसका दशमलव प्रसार शांत है कि अशांत है। तो हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, Q यानी कि 125 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो 125 का अभाज्य गुणनखंड 5 से दीजिएगा तो 25, फिर 5 से दीजिएगा तो 5 से 25। 125 को आप लोग लिख सकते हैं 5 गुने 5 और गुने 5, यानी कि 5 का पावर आप 3 लिख सकते हैं। तो ये सर शांत होगी कि अशांत होगी? तो ये प्यारे बच्चों शांत होगा, क्योंकि हम बोले थे कि भाग देने से आपको कोई मतलब नहीं रहेगा। अगर केवल 2 आ जाए तो भी शांत, केवल 5 आ जाए गुणनखंड में तो भी शांत, और 2 गुने 5 आएगा तो भी शांत होगा। तो मैंने आपसे पूछ लिया 11/100 का, तो कहेंगे आपकी देखिए सर हम कुछ भाग देने नहीं जाएंगे, हम Q का यानी कि 100 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, और 100 का अभाज्य गुणनखंड ही हमें बता देगा कि इसका दशमलव प्रसार शांत होने वाला है कि अशांत होने वाला है। तो मैंने इसका अभाज्य गुणनखंड निकाल लिया फटाक से। तो 2 आई 2 बार, 5 भी आई 2 बार, 5 भी कितनी बार आई? 2 बार। तो इसको हम 2 का पावर 2 गुने 5 का पावर 2 लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों 2 बार आया हुआ है। अब आप जरा बताइए कि इसका दशमलव प्रसार शांत होगा कि अशांत? तो मेन कंसेप्ट तो प्यारे बच्चों यही था कि 2 गुने 5 के रूप का आएगा तो शांत होगा, 2 गुने 5 के रूप का आएगा तो क्या होगा? शांत होगा। इस 3 एग्जाम्पल से मैं आपको यह समझाने का कोशिश किया हूँ कि अगर केवल 2 आ जाए किसी भी Q का अभाज्य गुणनखंड तो भी शांत, केवल 5 आ जाए तो भी शांत, और 2 गुने 5 आए तब तो शांत होगा ही होगा। अब हम आपको एक अगला क्वेश्चन देना चाहते हैं 9/160 का। तो ऐसा जब कभी भी क्वेश्चन आएगा प्यारे बच्चों, आप देखिएगा ऊपर नीचे अगर कुछ कटने वाला होगा तो आप उसको काटने की पहले कोशिश कीजिएगा। तो 3 से ये 16 जो है ना कटने वाला नहीं है, ये कटने वाला आपके सामने नहीं दिखाई दे रहा है। तो नहीं कटने वाला है तो डायरेक्ट हम Q के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे? Q के बारे में। तो देखिए Q है यहाँ पर 160, Q कितना है? 160। आप 160 का क्या करिएगा? अभाज्य गुणनखंड निकालिएगा और देखिएगा कि क्या है नहीं है। तो आपको पता चलेगा कि 2 से लगाएंगे तो 80, 8 दूना 16 होता है, फिर 2 से लगाएंगे तो 40, फिर 2 से लगाएंगे तो 20, फिर 2 से लगाएंगे तो 10, और फिर 2 से लगाएंगे तो 5, यानी 1 2 3 4 5 बार 2 आई, 1 2 3 4 5 बार 2 आई और 1 बार 5 आई। इसको आप प्यारे बच्चों लिख सकते हैं 2 का पावर 5, 2 का पावर 5 गुने 5 का पावर 1, क्योंकि 5 एक बार ही आई है, क्योंकि 5 प्यारे बच्चों कितनी बार आई है? एक बार ही आई है। अब आप कहेंगे कि सर इतना लंबा चौड़ा हम लोगों को अभाज्य गुणनखंड करना होगा। मैं इसके लिए आपको बताता हूँ एक बहुत ही अच्छा ट्रिक। ये कैसा होगा? शांत होगा। अगर प्यारे बच्चों Q आपको लंबा चौड़ा दिखाई दे और उसमें अगर कोई जीरो दिखाई दे, उसमें अगर क्या दिखाई दे? जीरो दिखाई दे, तो आप जीरो को छोड़ दीजिएगा और लास्ट में जीरो, बीच में जीरो नहीं, लास्ट में जीरो। अभी देखो यार 160 को आप 16 गुने 10 लिख सकते हैं कि नहीं? बोलेंगे यस सर 16 गुने 10 लिख सकते हैं। अब आप बताइए कि इसको 16 गुने 10 को 2 गुने 5 लिख सकते हैं कि नहीं? यस सर लिख सकते हैं। तो इसका मतलब सीधा हुआ कि जो लास्ट में जीरो वाला है वो 2 गुने 5 ही देगा। एगो जीरो है
तो 2 गुने 5 दिया, 2 को 0 होगा तो भी वो 2 गुने 5 के रूप का ही आएगा, 100 लिखेंगे जिसको हम। 3 को 0 है तो 1000 लिखेंगे, तो 1000 भी 2 गुने 5 के रूप का ही होगा। तो आपको जब लास्ट में 0 वाला दिखाई देना तो इस 0 को सीधे समझ लीजिएगा कि ये 0 हमें शांत ही देने वाला है। जैसे कि 10 हम लिख सकते थे, तो वो 2 गुने 5 दिया तो ये शांत दिया कि नहीं। तो आप केवल 16 के बारे में सोचेंगे, और अगर 16 का अभाज्य गुणनखंड ऐसा निकला जिसमें या तो केवल 2 है या केवल 5 है, तो 0 शांत था ही, और इसका अगर मान लीजिए कि शांत आया तो शांत 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 हो जाएगा। तो आपको पूरे 160 को निकालने की ज़रूरत नहीं है, केवल 16 का निकाल लीजिएगा तो आराम से क्या हो जाएगा, काम तमाम हो जाएगा। तो अगर मैं केवल 16 का निकालने की कोशिश करता हूँ तो क्या होगा, 16 का निकालिएगा, केवल 16 का, तो 2 दूना 4, 4 दूना 8 और 8 दूना 16, 4 बार आ गया 2, 4 बार 2 आया तो शांत ही होगा। तो 16 शांत है, तो ये 0 भी शांत, 0 तो शांत पहले से ही, तो शांत शांत आपका आंसर आ जाएगा शांत। मेरे कहने का सीधा मतलब है कि अगर लास्ट में 0 हो, एगो 0 हो, 2 0 हो, तो 0 को हटा दीजिएगा, और केवल 16 यानी कि 0 को छोड़ करके जो भी संख्या बचेगी उसी को देखिएगा। अगर ये शांत होगी, 16 का जो अभाज्य गुणनखंड है अगर आपको बताएगा कि ये शांत जा रही है तो आंसर शांत हो जाएगा, और अशांत जा रही है तो आंसर क्या होगा, अशांत होगा। 3/28 को देखते हैं कि यहाँ पर क्या फंडा जो है ना बैठ रहा है, किसको, 3/28 को। तो सर यहाँ पर जो क्यू है ना, 8 त्रिक 24, 3 9 27, ये कटने वाला भी नहीं है। तो यहाँ पर बोलिएगा कि जो क्यू है ना सर वो 28 है। क्यू कितना है, 28। तो 28 का अगर आप अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं तो 2 से देते हैं तो 14 दूना 28, फिर 2 से देते हैं तो 7 दूना 14, यानी कि 28 को हम लिख सकते हैं 2 गुने 2 गुने 7, 2 दूना 4 7 28। ये अब आप बताइए कि कैसे लिखा जाएगा, 2 का पावर 2 गुने 7 का पावर 1 लिखा जाएगा। अब बताइए कि ये शांत है कि अशांत। तो सर जी आप तो बोले थे कि 2 और 5 के अलावा कुछ नहीं आना चाहिए, 2 तो आया लेकिन 7 भी आ गया, तो ये हो जाएगा अशांत आवर्ती। क्या होगा प्यारे बच्चों, ये अशांत आवर्ती होगा। कैसा होगा, अशांत आवर्ती होगा, यह आप बताएंगे। तो आपने देख लिया कि अशांत कब होगा। मैं 1-2 एग्जाम्पल और आपको बताऊंगा ताकि आपका पूरा दिमाग वाश हो जाना चाहिए। मैंने आपको बता दिया 29/343 कि इसका दशमलव प्रसार शांत होगा कि अशांत। तो आप केवल क्यू के बारे में सोचेंगे। क्यू है 343, क्यू कितना है, 343 है। तो आप बताइए कि क्या होने वाला है यहाँ पर। 343 प्यारे बच्चों आपको पता होना चाहिए कि इसका जो अभाज्य गुणनखंड है वो 7 से लगाएगा। तो 7 चौके 28 होता है, 34 में 28 गया तो 6, और 6 पर 3 आया तो 63, तो 7 नमा 63 यानी कि 49 हुआ, और फिर 7 से लगाएंगे तो 7 7 49, यानी कि 7 का क्यू है ये। 7 गुने 7 गुने 7 लिखिएगा, इसको आप बहुत कुछ करिएगा तो 7 का पावर 3 लिख दीजिएगा। अब आप बताइए कि 29/343 शांत है कि अशांत है। तो बोलेंगे सर ये अशांत है, क्योंकि 2 और 5 के अलावा कुछ और ही आ रहा। अशांत आवर्ती, अशांत आवर्ती आप बोलेंगे इसे, ठीक है। तो ये भी आपने सीख लिया। एक क्वेश्चन मैं आपको और बताने जा रहा हूँ, 110/21। ऐसा जब आएगा, पूरा हमेशा होशो हवास में रहिएगा कि कटने वाला हो तो उसे काट के ही क्वेश्चन बनाएंगे। तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा। अब 1 0 से 1 0 कटेगा प्यारे बच्चों, तो क्यू बचा क्या, यहाँ पर जो क्यू बचा वो बचा 21, और 21 को कुछ नहीं लिख सकते आप 3 गुने 7 के अलावा, 3 7 21 ही होता है। तो ये 3 और 7 आ रहा है, तो ये तो अशांत ही होगा। ये क्या होगा, अशांत ही होगा। अब जरा लल्लन टॉप क्वेश्चन है आपके सामने 8 नंबर। तो इस 8 नंबर के बारे में बताइए तो क्या है, क्या बोल रहा 8 नंबर क्वेश्चन। 129 हमें ऊपर वाले को कभी देखना ही नहीं है। ऊपर वाले को प्यारे बच्चों हम कभी भी नहीं देखेंगे। तो ऊपर वाले को नहीं देखिएगा, तो नीचे वाले को देखिए। 2 का पावर 3 गुने 5 का पावर 2 और गुने 7 का पावर 5। ये शांत है कि अशांत है, ये शांत है कि अशांत है। यहाँ पर तो प्यारे बच्चों अच्छाई यह है कि आपको
क्यू का अभाज्य गुणनखंड निकालना भी नहीं पड़ेगा। क्यू को ऑलरेडी ये तोड़ के दिया है आपको, और जिसमें 7 दिखाई दे रहा है, 2 और 5 तो है लेकिन इसमें 7 भी दिखाई दे रहा है, तो यह सीधा सीधा क्या होगा, अशांत आवर्ती होगा। क्या होगा, अशांत आवर्ती होगा प्यारे बच्चों। और इसमें भी आवर्ती लगा ही दीजिए, आप लोगों के मन में कन्फ्यूजन ना हो। तो अब हम आशा करते हैं कि अगर कोई भी बट्टा वाली संख्या आपको दे दिया जाए तो आप बिना हिचके उसका दशमलव प्रसार बता दीजिएगा कि शांत होगा कि अशांत आवर्ती होगा। अब हम बढ़ेंगे अगले टॉपिक की ओर, और एक छोटा सा चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, और वो चीज़ यह है कि कोई संख्या 0 पर समाप्त होगी यदि उसका गुणनखंड 2 के पावर n गुने 5 के पावर m के रूप का हो। क्या मतलब है सर इसका? अगर कहीं पे लिखा हुआ है 3 का पावर n, तो आप n का वैल्यू कुछ भी डालिएगा तो कभी भी ये 0 पर अंत करेगा। जैसे कि अगर आप n का वैल्यू 1 डाल दीजिएगा तो 3 मिलेगा, n का वैल्यू अगर आप 2 डाल दीजिएगा तो 3 तिया 9 मिलेगा, n का वैल्यू अगर आप 3 डाल दीजिएगा तो 3 तिया 9 तिया 27 मिलेगा, n का वैल्यू अगर आप 4 डाल दीजिएगा तो 27 तिया आपको मिल जाएगा 81, 3 तिया 9 बिल्कुल ठीक, 27 तिया कितना होगा, 81 मिलेगा। तो पावर कुछ भी डाल देने से ये कभी भी 0 पर समाप्त नहीं होगी। ये देखिए 3 पर समाप्त हो रही है, 9 पर, ये 27 पर, और ये 1 पर समाप्त हो रही है। तो कौन सी ऐसी संख्या है जिसके पावर में कुछ ऐसा संख्या रखेंगे ताकि उसका जो है ना अंत 0 में हो जाएगा? तो याद रखिएगा, जिस संख्या का गुणनखंड जो है 2 गुने 5 के रूप का होगा वही अंत करेगा 0 से। तो यहाँ पर सीधा सीधा बात याद रखिएगा कि कोई संख्या 0 पर समाप्त होगी यदि उसका गुणनखंड 2 गुने 5 यानी कि 2 के पावर n गुने 5 के पावर n के रूप का होगा, तब करेगी। हम जानते हैं कि यह चीज़ आपको यहाँ पर बहुत अच्छा तरीक़ा से समझ में नहीं आ रहा होगा, और नहीं भी आई तो कोई टेंशन मत लीजिए, इसको हम आगे आपको क्वेश्चन के मदद से क्या करेंगे, समझा देंगे। वहाँ पर तो बहुत ही डिटेल में आप क्या कर जाइएगा, समझ जाइएगा। सीधा याद रखिएगा, अभी मैं आपको बता ही देता हूँ कि कोई संख्या 0 पर अंत कब करेगी, जब उसका गुणनखंड 2 गुने 5 के रूप का हो। जैसे कि 10 का गुणनखंड 2 गुने 5 होगा, तो फिक्स है कि ये 0 पर अंत कर रही है। आप 10 का पावर n दे दीजिए, 10 का पावर 1 दीजिएगा तो 10 होगी, 10 का पावर 2 दीजिएगा तो 10 दाएँ कि 100, 10 का पावर अगर आप 3 देते हैं तो 10 दाएँ कि 100 दाएँ 1000। तो ये सभी के सभी 0 पर अंत कर रही है। क्यों? क्योंकि 10 का अभाज्य गुणनखंड 2 गुने 5 के रूप का है। आज जिसका अभाज्य गुणनखंड 2 गुने 5 के रूप का नहीं होगा वो कभी भी इस तरह से 0 पर अंत नहीं करेगा। बस इतना ही छोटा सा चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ। अब मैं बढ़ूँगा आगे, और इसको लगा लीजिए वेरी वेरी इम्पोर्टेंट टॉपिक, और एक क्वेश्चन तो फिक्स करके आता है जो आप लोग 9th में पढ़ाई किए होंगे लॉन्ग विधि से, लंबा वाले विधि से। मैं लेकिन आपको शॉर्टकट वाले विधि से क्या करने वाला हूँ, बताने वाला हूँ। तो चलिए ज़रा इसको आप समझने की कोशिश करिएगा। याद रखिएगा, मैं आपको जब परिमेय संख्या पढ़ा रहा था तो मैंने वहाँ पर आपको बोला था कि रेखीय कोष्ठ वाली संख्या परिमेय होती हैं, और इसका मतलब यह होता है कि रेखीय कोष्ठ वाली संख्या को आप p बट्टा q के रूप में लिख सकते हैं। तो अब वह घड़ी आ गई है जब आप सीखेंगे कि कैसे किसी भी रेखीय कोष्ठ वाली संख्या को p बट्टा q के रूप में बदला जा सकता है, p बट्टा q के रूप में जो है बदला जा सकता है। इसके लिए तो बहुत लंबा लंबा विधि भी है मेरे पास, लेकिन मैं आपको वो लंबा लंबा विधि बताना नहीं चाहता हूँ। शॉर्टकट विधि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कैसे किसी भी रेखीय कोष्ठ वाली संख्या को p बट्टा q के रूप में आप लिख सकते हैं। तो इसके लिए क्वेश्चन नंबर 1 से ही मैं बनाना क्या कर लेता हूँ, शुरू कर लेता हूँ। अब 0.3 के पावर रेखीय कोष्ठ को p बट्टा q के रूप में यहाँ पर व्यक्त करने के लिए बोल रहा है। किसके रूप में व्यक्त करने के लिए बोल रहा है? तो p बट्टा q के रूप में व्यक्त करने के लिए बोल रहा है। तो इसका नियम याद रखिएगा कि नियम क्या है। यहाँ पर हमने टॉपिक ही लगाया कि रेखीय कोष्ठ वाली संख्या को p बट्टा q के रूप में लिखने का ट्रिक, मैं आपको ट्रिक बताऊंगा क्वेश्चन के मदद से।
निम्नलिखित में आपको बोला गया कि निम्नलिखित को P बट्टा Q के रूप में व्यक्त करें। चलिए ट्रिक के मदद से आपको मैं व्यक्त करके बताता हूँ। यहाँ पर दशमलव भी हटा दीजिएगा और रेखीय कोष्ठ भी हटा दीजिएगा, तो केवल 3 बचा। अब उसके नीचे उतना 9 लगाइएगा जितनी संख्या पर रेखीय कोष्ठ लगी थी। तो एक ही संख्या 3 पर रेखीय कोष्ठ लगी थी, तो आप एक 9 नीचे में क्या कर दीजिएगा, लगा दीजिएगा। इसको आप काट भी सकते हैं, 3/9 को 1/3 भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, 1/3। अगर आप 1 को 3 से भाग दीजिएगा तो 0.3333 आएगा। रेखीय कोष्ठ का मतलब होता है रिपीटेशन। अगर कहीं भी 0.3 के ऊपर रेखीय कोष्ठ लिखा हुआ है, इसका मतलब यह है कि 3 3 3 3 ये रिपीट कर रही है भागफल में, जैसा कि हम आपको पीछे बताए भी हैं। तो रेखीय कोष्ठ का मतलब क्या है कि वह संख्या रिपीट कर रही है, वह संख्या बार बार क्या होगी, आएगी, वह संख्या क्या करेगी, रिपीट करेगी। तो अब हमने इसको 0.03 को क्या कर दिया, बट्टा के रूप में बदल दिया, जो कि 1/3 आई। इसका मतलब यह है कि अगर 1/3 को दशमलव में बदलिएगा तो फिर इस तरह का ही चीज़ मिलेगा। मैं आपको बदल करके ही दिखा देता हूँ। 1 को 3 से भाग देने जाइएगा तो 0 दशमलव लगा करके 1 0 आप पहले यहाँ पर लीजिएगा। 3 तिया प्यारे बच्चों 9 लगाइएगा, घटाइएगा तो 1, फिर दशमलव डाले हैं तो 0 ले सकते हैं। फिर 3 तिया क्या लगाइएगा, 9, घटाइएगा तो फिर 1, दशमलव दिए हैं तो 0 ले सकते हैं। फिर 3 तिया क्या करेंगे, 9 लगाएंगे। सो यहाँ पर 10 में से 9 घटेगा तो फिर 1 होगा। तो देख सकते हैं कि बार बार एक शेष बचता ही जा रहा है। तो ये 3 3 3 3 होता जाएगा कि नहीं होता जाएगा, और इसी को हम 0.3 का रेखीय कोष्ठ लिख देंगे। तो यहाँ पर सिद्ध होता है कि मेरा जो ट्रिक मैंने जो आपको बताया कि कैसे किसी भी रेखीय कोष्ठ वाली संख्या को बट्टा में बदलना है, वो ट्रिक सिद्ध भी हो गया। यहाँ पर करना क्या है कि आपको रेखीय कोष्ठ भी हटा देना है और दशमलव भी हटा देना है, और रेखीय कोष्ठ हटा करके दशमलव हटा करके आप क्या कर देंगे, तो उसको आप बट्टा में बदल देंगे। ठीक है, मैं हल्का इसको और फ्रेश करके क्या कर देता हूँ, बना देता हूँ। यहाँ पर पहला क्वेश्चन में जो चीज़ें हैं इसको बट्टा के रूप में मैं यहाँ पर बदल के दिखा देता हूँ, ताकि आप लोगों के मन में दिक्कत ना हो, कन्फ्यूजन ना क्रिएट हो। 0.3 के ऊपर रेखीय कोष्ठ जो है, इसको हम अगर बट्टा में बदलने के लिए जाएंगे तो दशमलव भी हटा दीजिएगा, रेखीय कोष्ठ भी हटा दीजिएगा, और 3 बच जाएगा ऊपर। एक संख्या पर रेखीय कोष्ठ थी तो 1 9 आप क्या कर दीजिएगा, लगा दीजिएगा। इसको काटना चाहे तो आप काट भी सकते हैं, 3 1 3 और 3 तिया 9। अब आपका आंसर क्या हो जाएगा वो आप समझने की कोशिश करिए। इसका आंसर हो जाएगा 1/3। कितना आंसर होगा, 1/3। फिर से मैं क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करके आपको दिखाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, तो ध्यान से देखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 है 0.25 में दोनों के ऊपर रेकरिंग है, तो आप इसको बट्टा के रूप में कैसे बदलेंगे। इसको बट्टा के रूप में बदलने के लिए आपको दशमलव भी हटा देना है और रेखीय कोष्ठ भी हटा देना है। तो दशमलव रेखीय कोष्ठ हटा देंगे तो केवल बचेगा 25। अब आपको क्या करना है, तो अब आपको कुछ नहीं करना है, जितनी संख्या पर रेखीय कोष्ठ है उतना 9 नीचे में लगा दीजिए, उतना 9 नीचे में क्या कर दीजिए, लगा दीजिए। यही आपका हो गया आंसर। पहला का आंसर आपका ये था। अगर तीसरा क्वेश्चन की मैं बात करूं तो तीसरा क्वेश्चन भी मैं आपको बना के दिखा देता हूं कि कैसे बनाइएगा आप भी। तीसरा क्वेश्चन है 0.165, इसमें तीनों के ऊपर रेखीय कोष्ठ है। इसको करिएगा तो क्या होगा, आप दशमलव हटा दीजिए और रेखीय कोष्ठ भी हटा दीजिए, तो बचेगा 165, और बट्टे में उतना 9 लगाइए जितने संख्या पर रेखीय कोष्ठ थी। तो यहाँ पर बोलिएगा कि सर यहाँ पर रेखीय कोष्ठ तो 3 संख्या पर है, तो कोई दिक्कत नहीं, 3 को 9 लगा दीजिए, 3 को 9 क्या कर दीजिए, लगा दीजिए। मैं आपको इसका चौथा क्वेश्चन भी बता देना ही चाहता हूँ। चौथा क्वेश्चन की बात अगर करी जाए तो इसमें 0.47 और केवल 7 पर रेखीय कोष्ठ दिख रहा है। अब सर इसका क्या कीजिएगा, तो कुछ मत आप टेंशन लो, मैं आपको बता रहा हूँ कि इसका आखिर करना कैसे है। इसमें आप क्या करिएगा, तो दशमलव और रेखीय कोष्ठ दोनों हटा दीजिए। हटा देंगे तो ऐसा दिखेगा। अब आप क्या करिए कि जिस पर रेखीय कोष्ठ नहीं है उसको इसमें से घटा दीजिए।
हटा दिया। याद रखिएगा ऐसा वाला जब कभी भी आएगा तो ऐसे ही करना है, जिस पर रेखीय कोष्ठ ना हो उसे घटाइएगा आप इसमें से, उसे क्या करिएगा, घटाइएगा। और फिर नीचे में क्या करना है, एक संख्या पर रेखीय कोष्ठ थी तो यहाँ पर एक न डालना है। क्या गो न डालना है, एगो न डालना है। और दशमलव और जिस संख्या पर रेखीय कोष्ठ थी उसके बीच में क्या गो संख्या है, तो सर एक ही संख्या है, तो इसमें एक जीरो भी डालेंगे, एक जीरो भी क्या करेंगे, डालेंगे। ये ऐसा इसीलिए डालते हैं ताकि आप देख सकते हैं कि दशमलव के बाद यहाँ पर 2 गो अंक है, लेकिन अगर एगो न लिखेंगे तो एक ही अंक नीचे में आएगा, तो 2 अंक पुराने के लिए हम लोग ऐसा करते हैं। अब आप इसको घटाव कीजिए, जोड़ कीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। 47 में से 4 घटाइएगा तो 43, कितना मिलेगा, 43 बट्टे 90, इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो आप बिना लंबी प्रक्रिया किए रेखीय कोष्ठ वाली संख्या को दशमलव में बदल सकते हैं। कुछ प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन और मैं आपको करवा देता हूं, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 5 क्या पूछ रहा है, ये बोला 0.12 में केवल 2 पर रेखीय कोष्ठ है तो कैसे करेंगे। कुछ नहीं, आप दशमलव भी हटा दीजिए, रेखीय कोष्ठ हटा दीजिए, जिस पर रेखीय कोष्ठ नहीं है उसको इसमें से घटा दीजिए, और जैगो संख्या पर रेखीय कोष्ठ है उतना 9 लिख दीजिए, और रेखीय कोष्ठ वाली संख्या और दशमलव के बीच में जैगो संख्या दिखाई देगा उतना 0 डाल दीजिए, आंसर हो गया। 12 में से ये घटेगा तो 11/90, 11/90 आपका यहाँ पर फाइनल आंसर ही हो जाएगा। ज़्यादा बुआने की सोचने की ज़रूरत कोई भी नहीं है। अगर इसी तरह से मैं 6 नंबर को बना दूँ तो कैसी अच्छी बात हो जाएगी। 6 नंबर में आपको बोला गया है 2.3 का रेखीय कोष्ठ। अब सर हम लोग तो पक्का फंसने वाले हैं। इससे पहले जितनी भी क्वेश्चनें थी उसके दशमलव के पहले 0 थी, लेकिन इसमें दशमलव के पहले 2 है। तो सर कुछ नहीं करिए, घबराने उबराने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि जिसके पास बेस्ट कंसेप्ट होता है वो कभी घबराता नहीं है। क्या करेंगे सर अब आप इसका, तो कुछ मत करिए, आप दशमलव भी हटा दीजिए, रेखीय कोष्ठ भी हटा दीजिए, तो बन जाएगा ये 23। और 23 बनने के बाद हमने क्या बोला था कि जिस पर रेखीय कोष्ठ ना हो उसे घटा दीजिए, उसे क्या कर दीजिए, घटा दीजिए। और दशमलव के बाद जैगो संख्या पर रेखीय कोष्ठ हो उतना 9 लगा दीजिए। तो दशमलव के बाद एक ही संख्या पर रेखीय कोष्ठ है तो हम क्या करेंगे, एगो 9 लगा देंगे। और अब आप इसको सॉल्व कर लेंगे। 32 नहीं 33, सॉरी 23 में से 2 घटाइएगा तो 21, और 21 बट्टे में हो जाएगा 9। इसको आप भाग भी दे सकते हैं, हाँ 3 तिया 9 और 7 तिया 21, 3 तिया 9 और 7 तिया 21, यानी कि 7/3 आपका फाइनल क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसके बाद मैं आपको बता देना चाहता हूँ 7 नंबर प्रश्न। 7 नंबर प्रश्न क्या पूछ रहा है इसको देखने की कोशिश करेंगे। 7 नंबर प्रश्न है 1.5 के ऊपर रेखीय कोष्ठ। अब इसका भी तो सेम टू सेम इसी तरीका से बना लीजिएगा, लेकिन फिर भी मैं बना देता हूँ कि भाई क्या करना है, आपको दशमलव भी हटा देना है, रेखीय कोष्ठ भी हटा देना है, और इसमें से घटा देना है 1 को, क्योंकि 1 पर रेखीय कोष्ठ नहीं थी। और अब जितनी दशमलव के बाद जितनी भी संख्याओं के ऊपर रेखीय कोष्ठ है उतना 0 डाल देना है। तो यहाँ पर 0 नहीं 9 डालना है। अब आपका फाइनल आंसर, तो 15 में से 1 गया तो हो जाएगा आपका 14, और बट्टा हो जाएगी 9, 14/9 आपका फाइनल आंसर ही हो जाएगा। कट तो सकता नहीं, 7 दूना 7, बिल्कुल ठीक है, कटेगा नहीं, तो ये आपका फाइनल क्या हो जाएगा, आंसर ही हो जाएगा। फिर बात करेंगे प्यारे बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। क्वेश्चन नंबर 9 बहुत सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है 13.23। अब ऐसा सर क्वेश्चन आ जाएगा तो इसका हम दशमलव से बट्टा के रूप में कैसे बदलेंगे, वेरी सिंपल है, देखिएगा, कुछ नहीं करिए, वही नियम अपनाइए जो हम आपको शुरू से बताते आ रहे हैं। आप क्या करिए, इसका दशमलव हटा दीजिए और रेखीय कोष्ठ हटा दीजिए, तो ये हो जाएगा 1323। अब आप लंबा सा बट्टा खींच लीजिए, और फिर वही नियम कि जिस पर, एक मिनट, शायद 9 नंबर में, ठीक तो है, 8 नंबर क्वेश्चन छूट रहा है, मैं बना दूंगा 8 नंबर इसके बाद, टेंशन मत लो। यहाँ देखिए 1327 है ना,
आप इसमें से उसको घटाइए जिस पर रेखीय कोष्ठ ना हो। तो सर 1, 3 और 2 पर रेखीय कोष्ठ नहीं है, तो इसमें से आप 1, 3, 2 यानी कि 123 को घटाएंगे। अब क्या गो संख्या पर रेखीय कोष्ठ है? तो सर एक संख्या पर, तो एगो 9 दीजिए। और दशमलव और रेखीय कोष्ठ वाली संख्या के बीच में क्या गो अंक है? एक ही है, 2, तो 1 0 इस पर दे दीजिएगा। ठीक है, और अब हल्का एक स्टेप आगे मैं सॉल्व कर देता हूँ। 1323 में से 123 घटाना है आपको। अच्छा 23, 32, 1 मिनट, 23 थोड़ी होगा, 132 होगा ना जी, उल्टा हो गया। 1, 3, 2 इस पर रेखीय कोष्ठ नहीं है तो इसको घटाना है, तो 132 होगा। कितना होगा प्यारे बच्चों? 132। बिल्कुल ठीक, 132 घटा दीजिए। घटेगा तो 13 में से यानी कि 3 में से अगर 2 घटाने की कोशिश करूँ मैं तो 1 होगा। फिर आप यहाँ पर 2 है तो बिल्कुल ठीक है, 12 हो जाएगा, क्योंकि इस पर से इधर से 1 हाथ लेंगे तो 12। 12 में से 3 गया तो आपको मिलने वाला है 9। कितना मिलने वाला है? 9। और फिर ये 3 दिखाई दे रहा है, 3 में से 1 को अगर बात करी जाए, 12 नहीं, 3 के 9 हुआ, बिल्कुल ठीक है। इसको मान लीजिए 13। 13 में से आप यहाँ पर घटाने जा रहे हैं, एक तो हासिल ही ले लिए हैं आप। बिल्कुल ठीक है, 1 मिनट, 2, 3, 12 में से 9 गया तो ठीक है, यानी कि घटा करके आपको 13, एक उधर 12, 12 में से 1 घटेगा तो हो जाएगा 11। 1191 आप भट्टे में है 90। ये आपका फाइनल क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। एक हम क्वेश्चन नंबर 8 छूट गया हमसे, तो 8 को भी देख लीजिए, फिर 10 को तो देखेंगे ही देखेंगे, भर दिन देखते हैं। 8 नंबर क्या बोल रहा है? 8 नंबर बोल रहा है 1.16 कि दोनों पर रेखिंग है, तो इसको बट्टा के रूप में बदलिए। तो इसको बट्टा के रूप में प्यारे बच्चों बदलने के लिए जाएंगे तो कैसे बदलेंगे? 1, 1, 6 और बट्टे में आप क्या करिएगा? दूगो संख्या पर रेखीय कोष्ठ है तो 2 9 लगा दीजिए, बस आंसर आ गई, खेला ही खत्म है। लेकिन एक काम आपको इसमें करना बाकी है। क्या काम करना बाकी है सर? सर आप ही बोले थे कि जिस पर रेखीय कोष्ठ ना हो उसे घटा दीजिएगा। तो सर 1 पर तो यहाँ पर रेखीय कोष्ठ नहीं है, तो इसे घटाना होगा। तो 115 यहाँ पर क्या मिला? यहाँ पर मिल गया आपको 116 में से घटाइएगा तो 115। 115 और बट्टे में हो जाएगा 99। बट्टे में क्या होगा? 99। ये आपका आंसर होगा। अगर आपको काटने उठने आता हो तो आप और इसको काट के छोटा बना सकते हैं। अब लास्ट क्वेश्चन मैं बताऊंगा 10 नंबर 5.37 के ऊपर रेखिंग। 10 नंबर 5.3 और 7 के ऊपर केवल रेखीय कोष्ठ। इसका अपराध कम रहा होगा इसीलिए इसको कम रेखीय कोष्ठ दिया गया है। चलो ठीक है, वो सब कहने की बातें हैं, समझिए आगे। अब आप 53.7 ठीक है, इसका दशमलव प्रसार निकालने के लिए जाइएगा तो क्या करना है? 537 में से आपको पहले घटा लेना है 53 को, क्योंकि 5 और 3 पर रेखीय कोष्ठ नहीं है। अब चूंकि यहाँ पर एक अंक पर रेखीय कोष्ठ है तो एगो 9 लेना है, और यहाँ पर दशमलव और रेखीय कोष्ठ वाली संख्या के बीच में एक ही संख्या है जिस पर रेखीय कोष्ठ नहीं है, तो 1 0 इस पर डाल देना है। जितनी संख्या पर नहीं होगा उतना 0 आपको डाल देना है। घटाइएगा तो 17 में से 3 या फिर 17 में से 3 का घटेगा, 7 में से 3 घटेगा तो यहाँ पर हो जाएगा 4। ठीक है, ये 3 इधर से कहाँ से लेंगे? 13। 13 में से 5 गया तो 8 5 13 यानी कि 8 बचेगा। फिर आप देख सकते हैं कि ये 5 है, 5 में से कोई नहीं जा रहा तो 4 ही होगा। 484 आप बट्टे में 90, ये आंसर हो सकता है। बट्टा के रूप में आप यहाँ पर इस तरह से लिख सकते हैं। काटने वाला है जो कि ऊपर भी 2 से कटेगा नीचे भी 2 से कटेगा, तो आप काट भी सकते हैं, वो आपके ऊपर निर्भर है। इस तरह से प्यारे बच्चों आपके गणित का फर्स्ट चैप्टर का सारा जो कंसेप्ट है वो हो गया कंप्लीट।
अगर इसी तरह से इतना ही डिटेल में अगर आप सभी विषय सभी चैप्टर डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो लक्ष्य 450 प्लस बैच ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि इस बैच में आप लोगों को जो है ना ये सारा का सारा बेनिफिट्स मिलने वाला है। वीडियो को रोक करके आप इस सभी सुविधा को देख लीजिए, ठीक है, कि क्या क्या आपको मिलने वाला है, किस विषय का पढ़ाई करवाया जाएगा। तो सभी विषय का पढ़ाई करवाया जाएगा। इसका फ़ी कितना होगा? फ़ी मात्र 1199 होगा। ये सुविधा अब बंद कर दी गई है क्योंकि 10 दिन के लिए ही थी। इसके बाद आप क्लास देख पाएंगे LGR स्टडी लाइव ऐप पे। LGR स्टडी सर्च कीजिएगा प्ले स्टोर पर तो इस तरह से दो आपको जो है ना ये दिखाई देगा ऐप। इस वाले नीचे लाल कलर का जो ऐप है उसमें आपको पेड कोर्स दिखाई देगा, तो वहाँ से आप लोग पेड कोर्स क्या कर सकते हैं? ज्वाइन कर सकते हैं। कोर्स ज्वाइन करना कैसे है? इसके लिए आपको सबसे पहले इंस्टॉल करना है LGR स्टडी ऐप, फिर रजिस्टर पर क्लिक कीजिएगा। फिर आपको यहाँ पर सारा डिटेल भर देना है। रजिस्टर पर क्लिक करके यहाँ पर आप अपना एग्ज़ाम सेलेक्ट कर लीजिएगा और फिर एग्ज़ाम सेलेक्ट करके यहाँ पर जैसे ही सेव कीजिएगा चौथा स्टेप में, तो 5वां स्टेप में यहाँ पर आपके सामने खुल जाएगा पेड कोर्स। पेड कोर्स पर क्लिक करके आप लोग जो है बाय नाउ पर क्लिक कीजिएगा और फिर पे ऑनलाइन करके आप 1199 पे कर दीजिएगा, तो आराम से मैं आपका कोर्स यहाँ से खोल दूँगा। अगर आप ऐप पर पेमेंट नहीं करना चाहते हैं तो आप इस वाले नंबर पर भी पेमेंट कर सकते हैं जो लालू कुमार के नाम से होगा, या आप QR कोड भी यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इससे भी पेमेंट कर सकते हैं। आशा करते हैं कि आप लोगों को ये क्लास बहुत अच्छा लगा होगा। मिलेंगे हम लोग अगली क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिए और LGR स्टडी देखते रहिए। गुड बाय, टेक केयर।